ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा है। ये सर कल 2 क्वेश्चन दिए थे छोटे छोटे। कहाँ का मसला है बता दो, पेज नंबर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू सर? बट अगर सरप्लस आ रहा हो तो हम कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे सब्सिक्वेंटली, और अगर लॉस आ रहा होगा एक्विजिशन डेट पे, इसका मतलब जब इन्वेंट्री सेल हुई होगी पहले कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा रिकॉर्ड हुई होगी, तो उसको रिवर्स करने के लिए फिर इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा जा रहा है, तो निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर। ये रिवर्स वाला पॉइंट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 में? रिजर्व वाला पॉइंट। पेज नंबर 271 निकालिएगा। कौन सा पॉइंट है? सॉरी इधर मुझे एच लिमिटेड में ये एच लिमिटेड की तरह वर्किंग करवा दें। तो शेयर इशुएंस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ये सर ये वर्किंग करवाएगा शेयर इशुएंस में, ये वाला सॉल्व है। मुझे बता दो मेरा फिगर। 4 मिलियन शेयर्स किसने किसके इशू किए? किसने किसको इशू किए? एंट्री बता दो। 4 मिलियन शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय किस डेट की शेयर प्राइस लेनी होती है? into 15। एक्विजिशन डेट है 30 नवंबर। नहीं, एक्विजिशन डेट 30 नवंबर।
एंट्री बता दें। अब इसमें जरा इन्वेस्टमेंट डेबिट, इसमें सिर्फ डेट्स का इशू है, इसलिए आपने जब एंट्री शायद देखी हो तो उसमें असल में शेयर इशू है जाके 1 जनवरी पे, और आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है डेट ऑफ एक्विजिशन पे। तो टेम्परेरी तौर पे एक अकाउंट बना रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन डेफिनेटली इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर इसने कैंसिल भी हो जाना। रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर्स सिंपली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटीज में आ जाएगा, वहाँ एक टेम्परेरी सा एक कॉलम बन जाएगा। किस डेट पे एंट्री कर रहा हूँ? 30 नवंबर। रिजर्व क्यों बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल क्यों नहीं क्रेडिट कर रहा? असल में इश्यूएंस डेट जरा डिफरेंट है। तो 1 जनवरी पे फिर फाइनली रिजर्व डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। सब्सिक्वेंट अगर शेयर्स की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो ना तो उसका कंपनी पे इम्पैक्ट नहीं होता, बाद में वो शेयर होल्डर्स के बाद जिनके शेयर्स हैं उन पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर्स डेबिट, वैसे तो एंट्री डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल प्रीमियम ही है, लेकिन सिर्फ इन डेट्स के डिफरेंस की वजह से नेक्स्ट ईयर डेट है तो ठीक है, टपकती तरह बैलेंस शीट में रिजर्व आ जाएगा। डेट क्या? 31 दिसंबर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से कैसे लिखा हो? रिजर्व ही बना हुआ, बैलेंस शीट डेट पे इसलिए बना हुआ क्योंकि शायद फर्स्ट डेट आई नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू होता है, जिस तरह मेरे ख्याल वो क्वेश्चन नंबर सफवी ढूंढना था। ये सेपरेट पेज पे था। ये शेयर कैपिटल की मैं नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ ये 60 की बात कर रहा हूँ। सफवी में भी एक एंट्री हुई थी इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, मेरा ख्याल है वहाँ कोई शेयर इश्यूएंस की डिफरेंट डेट नहीं थी शायद, देखिएगा क्वेश्चन नंबर। शेयर इश्यूएंस की कोई सेपरेट डेट शायद नहीं थी, तो फिर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में इसको प्लस किया होगा हमने बैलेंस शीट बनाते हुए। तो यहाँ बस फर्क क्या है, इशू बाद मतलब शेयर्स बाद में इशू होना है, कुछ अर्से बाद, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, इसलिए टेम्परेरी तौर पे एक रिजर्व अकाउंट बना हुआ, ठीक है, जो कब तक रहेगा जब तक शेयर्स इशू नहीं होंगे। लेकिन इस रिजर्व का भी ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ही है। सर जाने था सर, शेयर कैपिटल पेएबल, सर खुदा का नाम है सर, शेयर्स पेएबल लायबिलिटी है सर, इक्विटी है सर। शेयर्स देने हैं लायबिलिटी नहीं है, शेयर्स देने हैं आपका इक्विटी का पार्ट है, ना करें सर। तो ये जरा बस ये वाला पॉइंट मैं नोट करें, बाकी तो इसमें नहीं कोई इशू है। बड़ा ये क्वेश्चन आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? ये पॉइंट नंबर ये बताइए, ये क्वेश्चन जो है फुल गुडविल मेथड है पार्शियल गुडविल मेथड है? ये क्या मजाक हो रहा है मतलब? गुडविल में नॉर्मली सीआरई और एनसी दोनों एम्पेयर होते हैं, लेकिन इस सवाल में सिर्फ ये नॉर्मली कहां से बीच में आ गए? हमने इस सवाल में मार्कअप सिर्फ क्यों यूज किया है, क्योंकि मार्कअप दिया हुआ है जी सर। ये इन्वेस्टमेंट डेबिट रिजर्व क्रेडिट सर, शेयर कैपिटल नहीं रिजर्व आएगा नहीं सर, इक्विटी में रिजर्व का रिजर्व इक्विटी का पार्ट बन जाएगा सर। मैं देख के बता रहा हूँ, देख के बता रहा हूँ। ये तो लगता है ठीक ठाक सवाल किया आपने। ये इसके अलावा कोई इशू सर? बाकी तो मेरे ख्याल इसमें वो डिस्पोजल वाली एंट्री तो कर ली थी शायद। अच्छा इसमें ना इसके बाद जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह, इसमें ना एक IFRS 9 आना, फिर IAS 38 आना, तो इन क्वेश्चंस में अब अभी आप करने की पोजीशन में होंगे, एक छोटा छोटा पॉइंट अभी आना, तो मेरा ख्याल है फिर अब जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें से आज जरा रिवीजन के लिए रख लेंगे।
तो आज जरा रिवीन कर रखें, फिर कल टेस्ट दे दीजिएगा, कल बात हुई थी शायद, तो लिखना जरा कौन कौन से क्वेश्चन जरा टाइम निकाल के रिवाइज कर दीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ, लेकिन उनको सही तरह देखिएगा। पहले तो वो जरा सिंगल सिर्फ सब्सिडी वाला देखो। पेज नंबर 219, एक क्वेश्चन वो देखो। देन पेज नंबर 239 पे क्वेश्चन नंबर 2, पहला कौन सा? 219, 239, बाकी 2 क्वेश्चन वो मेरे ख्याल रखना जो अभी पिछले दिनों में किए, ये जो सेपरेट पेज एक दिया था मैंने, तो 3-4 क्वेश्चन सही तरह रिवाइज कर लीजिए। मीनवाइल आपको एक सेट मिला होगा, आज जाते हुए अपने करंट वॉल्यूम 2 जरा लेके जाना। अगर ले लिया तो IFRS 8 का पेज नंबर बता देंगे किसी के पास है, जिनके पास नहीं हो जरा सेट सामने रखो। इन दिनों में जरा ये 2-3 दिन एक छोटा सा टॉपिक साथ चल रहा है, तो काइंडली जरा कंसोलिडेशन पे जरा टाइम देके उसे फाइनल कर लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा शेयर हो गया, तो आप बेटा जरा 2-3 दिन जब तक आपको डिस्पैच नहीं होती चीजें, तो जरा अपने नोट्स को जरा अपने पास संभाल लीजिए। ठीक है जी, बैठे सारे। ये IFRS 8 पेज नंबर नहीं बता रहे, अगर बुक है तो वहां से देखें। पेज नंबर क्या है सर? जी सर, ये लिखा IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का सर कॉन्सेप्ट ये है कि अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रहेगा, चंद एक हेडिंग्स बोल दें तरतीब सर। छा गए सेल बोल के छा गए आप। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गौर से देख के साथ वाले को मुसलसल हंसे। अब जरा वापस जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इज इट पॉसिबल कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम ने कभी भी प्रोडक्ट वाइज सेल्स नहीं लिखी, और शायद वो पॉसिबल भी ना हो। नहीं मतलब बहुत सी प्रोडक्ट्स नहीं, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अपनी चॉइस होती है ना, जिसका मर्जी कॉलम बना ले, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए तो समराइज बनती है, तो जितनी प्रोडक्ट्स की भी सेल एक्सपेंसेस है वो सारी इकट्ठी फिगर आ रही हो। इसी तरह क्या ये हो सकता है कि आपका बिजनेस एक से ज्यादा रीजन्स में हो, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी हो सकती हैं, और एक से ज्यादा रीजन्स में भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो कंबाइंड फिगर्स ही आएंगी, लेकिन शेयर होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है तो उनका अगर प्रॉफिट अलग अलग पता चल जाए कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है, कौन सी लॉस में है, ये कौन सा रीजन प्रॉफिट में है, कौन से रीजन लॉस में चल रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स के लिए जरा डिसीजन मेकिंग भी आसान होगी, और फिर डेफिनेटली शेयर होल्डर्स अपनी मैनेजमेंट से कह भी सकते हैं कि जिन एरियाज में लॉस हो रहा है उन एरियाज को बंद करके मेन एरियाज पे फोकस किया जाए, या अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो अब जरा हेडिंग दोबारा पढ़ें। हमने इस वक्त करना ये है कि बिजनेस के कुछ सेगमेंट्स बना देने हैं और उन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी है। सेगमेंट समझ रहे हैं लफ्ज? पार्ट सिंपली, तो डिस्क्लोजर्स होने हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स को सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है, और सेगमेंट्स प्रोडक्ट्स वाइज भी हो सकते हैं और रीजन्स वाइज भी हो सकते हैं, ये समझेंगे। प्रोडक्ट्स के एंगल से भी हो सकते हैं और रीजन्स के एंगल से भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड में शायद अकाउंटिंग एंट्री हमने नहीं करनी,
अनलेस ऑफ कोर्स कहीं गलती हुई हो, हमारा मेन फोकस होगा डिस्क्लोजर्स बनाना। तो जरा फर्स्ट लाइन पढ़ना जरा इसके नीचे पढ़ा, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड आफ्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, करेक्टली बन गई हैं, ये हम अज्यूम करेंगे, और अगर पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्टली नहीं बनी तो पहले उन्हीं को ठीक करेंगे और फिर उसके बाद डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होने से पहले वी अज्यूम के बाकी जितने स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल थे वो सही अप्लाई हो चुके हैं। अब आ जाए जरा फर्स्ट, कुछ पैरा नंबर्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड के लिखे हो तो वो फिर जब आपके पास आएंगे तो फिर टिक लगाएंगे। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है जी? पेन पकड़ना आपने, शुरू करना। सर ये भी क्या ना करिए यार, मैं खुदा का नाम लेता। स्टैंडर्ड का कोर प्रिंसिपल एंड एंटिटी शैल, क्या लिखा हुआ सर? disclose information to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effect of business activities। अब business activities कौन से business activities आप कर रहे हैं? In which it engages and economic environments in which it operates। तो business activities products के एंगल से समझना, कौन सी प्रोडक्ट्स बना के आप बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स मींस रीजन्स। अब रीजन्स जो है ये कंट्रीज के एंगल से भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स के एंगल से भी हो सकते हैं। यूरोप का बिजनेस कैसा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जा रहा है, एशिया में कैसे जा रहा है, फिर एशिया का ब्रेकअप भी हो सकता है, सॉरी रीजन्स। तो ये जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन है ये बिजनेस एक्टिविटीज के एंगल से भी डिस्क्लोज होती है और नंबर 2 किस एंगल से भी डिस्क्लोज होती है? रीजन्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स मीन रीजन्स, इलाके, एनवायरनमेंट्स। क्या हर रीजन के इकोनॉमिक्स डिफरेंट हो सकती है? तो स्टैंडर्ड में हमने क्या करना है सर? डिस्क्लोजर देने यूजर्स को ताकि वो इवेल्युएट कर सकें कि किस किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं और उनके फाइनेंशियल इफेक्ट्स से मुराद वहाँ अमाउंट्स कितनी इन्वॉल्व, सेल कितनी, एक्सपेंसेस कितने, प्रॉफिट कितने, इसी तरह एसेट्स लायबिलिटीज रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी है। कुछ क्लियर हो रही प्लीज बात क्या हो रही है? स्कोप क्या है सर? मीन्स टू से ये स्टैंडर्ड अप्लाई किस पे होता है? दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू नंबर 1 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। हो सकती है, लेकिन कौन सी एंटिटी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? whose डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से मुराद होता है ऑर्डिनरी शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट से मुराद होता है डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह। डेट से मुराद होता है लोन्स, इक्विटी मींस कैपिटल। तो ऐसी कंपनी जिसके डिबेंचर्स या जिसके ऑर्डिनरी शेयर्स आर ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट मींस स्टॉक एक्सचेंज। इट मींस ये उन कंपनीज की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है जो लिस्टेड कंपनीज, जिनका क्या या क्या लिस्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज। डिबेंचर्स या शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए हों और वो सेल परचेज हो सकते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, मींस प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं। लेकिन और उन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है दैट फाइल्स और इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स इन अ पब्लिक मार्केट। एक ये है कि जो कंपनीज लिस्टेड हो चुकी हैं और दूसरी वो है जो इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड। लेकिन जो इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड नहीं है और लिस्टेड भी नहीं है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं। तो ये लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है और या किन कंपनीज पे? जो लिस्टेड होने चाहती हैं, जिन्होंने फाइल की भी एप्लीकेशन। कहाँ फाइल की है? दैट फाइल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, जिन्होंने फाइल कर दी है या फाइलिंग करने की के प्रोसेस में है विद सिक्योरिटीज कमीशन। और किस लिए? ताकि वो पब्लिक मार्केट में जाकर शेयर्स इशू कर सकें। पब्लिक मार्केट का यहाँ मुराद स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्या ये स्टैंडर्ड हर कंपनी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्लीकेबल है? बोल दे रहा है किस किस पे एप्लीकेबल?
एंड नंबर 2, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? जब पेरेंट लिस्टेड कंपनी हो या इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड। पढ़े जरा, सेम वर्ड्स है नीचे। ये स्टैंडर्ड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? अगर पेरेंट लिस्टेड हो या प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड हो। ठीक हो गया? तो लेकिन आखिरी चीज, इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट contains both the consolidated financial statements of parents as well as separate financial statements। अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल एक बुकलेट टाइप होती है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक बुक, एक सॉर्ट ऑफ पब्लिश बुक होती है। तो लेट्स अज्यूम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी होंडा लिमिटेड, लेट्स अज्यूम, तो बुक टाइप पब्लिश हो जाती है। उस बुक में अगर कुछ सब्सिडीज हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं अंदर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है, वो सारा कुछ सेट एक बुकलेट सी होती है। तो इस बुकलेट को यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा हुआ। अब इस बुकलेट को ध्यान में रखा, जरा संडे से 12 पढ़ा। इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या मतलब? कौन सी बुकलेट? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या और क्या हो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो और सेपरेट भी हो। तो फिर ये IFRS 8 कहता है कि फिर दोनों में IFRS 8 के डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, फिर सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS 8 अप्लाई करता है। ऊपर क्या पढ़ा अभी आपने? सेपरेट में भी एप्लीकेबल है, कंसोलिडेटेड में भी एप्लीकेबल है। तो अगर फॉर एग्जांपल कंपनी है जिसकी सब्सिडीज है ही नहीं, तो उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी नहीं, उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IFRS 8 अप्लाई करना है। ठीक है? अगर कोई कंपनी ऐसी जिसके सब्सिडीज भी हैं, तो क्या उसने सेपरेट बनानी? सेपरेट बनानी है, सेपरेट भी बनानी है, कंसोलिडेटेड भी बनानी है। अगर ये अलग-अलग बुकलेट में, फिर दोनों में डिस्क्लोजर होना। अगर सेपरेट की अलग ही बुकलेट है, कंसोलिडेटेड की भी बुकलेट अलग ही है, अलग-अलग पब्लिश की हुई, तो फिर दोनों में IFRS 8 अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक ही फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोनों है, कौन से दोनों है? तो फिर डिस्क्लोजर आपने सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाना। ठीक है सर? तो एक नजर वाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन? तो पहले जरा सॉरी, जरा 5-10 मिनट जरा थ्योरी। ये स्टैंडर्ड चाहता क्या? किसके डिस्क्लोजर? नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डिस्क्लोजर दिया है। तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किस पे है? सेपरेट पे भी है और कंसोलिडेटेड पे भी है, लेकिन दोनों केसेस में इस वक्त है जब कंपनी या तो लिस्टेड हो या इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड। फिर अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट में दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो ये दोनों में डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है, सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS 8 के डिस्क्लोजर सफिशिएंट है। अब आ जाए नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट है क्या चीज? अच्छा, ये पढ़ने से पहले लेट्स अज्यूम हमारी ये कंपनी है, उस कंपनी में 3 तरह की फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। इज इट पॉसिबल? 3 अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, जहां फॉर एग्जांपल क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक केमिकल्स डिवीजन है, केमिकल्स डिपार्टमेंट है, और एक लेट्स अज्यूम फार्मास्यूटिकल डिवीजन है, मेडिसिन बन रही है। तो इस आसान से जरा एग्जांपल को ध्यान में रख लीजिएगा, जरा पढ़ते हुए आगे। एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही? तब ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? सेगमेंट डेफिनेटली हिस्सा है, बिजनेस का एक हिस्सा।
लेकिन ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या हर हिस्सा है? अभी हम पढ़ने लगे। तो किस चीज की डेफिनेशन पढ़ने लगे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है कौन सा? An operating segment is a component of an entity. Number one, that engages in business activities. बिजनेस का वो हिस्सा जो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज है। तो फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल्स है, और भी बहुत से हो सकते हैं। फ्रॉम विच इट अर्न्स रेवेन्यूज एंड इनकर एक्सपेंसेस। तो पहली चीज क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट बिजनेस का वो कंपोनेंट है जो एंगेज करता है बिजनेस एक्टिविटीज में और उससे क्या करता है? रेवेन्यू जनरेट करता है और खर्चे इनकर करता है। फॉर एग्जांपल वो ब्रैकेट में शायद वही लिखा, पेंट्स, केमिकल्स, गारमेंट्स भी हैं, इंक्लूडिंग एक और ब्रैकेट है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस विद। क्या एक कंपोनेंट की ट्रांजैक्शंस किसी दूसरे कंपोनेंट से भी हो सकती हैं? मतलब फॉर एग्जांपल केमिकल्स डिपार्टमेंट में कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, तो ये कुछ केमिकल्स लेट्स अज्यूम फार्मास्यूटिकल में या टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होते हैं। तो एक डेफिनेटली क्या हो सकता है, टेक्सटाइल वाले अपना केमिकल बाहर से खरीदें, फार्मास्यूटिकल का जरूरत है बाहर से खरीदें। लेकिन एक और तरीका भी क्या हो सकता है कि अपना इंटरनली जो मैन्युफैक्चर्ड केमिकल है वो टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल वगैरह में इस्तेमाल हो जाए। तो इस केस में फिर ये क्या कहलाएगा? इंटर कंपनी सेल परचेज हो सकती है क्या? लेकिन ये कैंसिल हो जाएगी क्या? फाइनली जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो आपस की सेल परचेज नहीं। अगर इंडिविजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें तो क्या टेक्सटाइल की परचेज होगी, केमिकल्स की सेल होगी? लेकिन डेफिनेटली जब इकट्ठा करेंगे तो आपस की ट्रांजैक्शंस और सही आनी चाहिए सर, लेकिन अलग-अलग तो आनी चाहिए। क्यों सर? ओवरऑल होगा ना। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने चीजें खरीदी हैं, उसने बेची हैं। अगर वो बाहर बेचता तो उसका, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है और सारा केमिकल ही अंदर इस्तेमाल कर लिया, तो उस गरीब का तो सेल ही कोई नहीं, उसकी अलग प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। वो ठीक है, बाद में जब आप इकट्ठा करेंगे बिजनेस एज अ होल तो सेल डेफिनेटली कौन सी होगी? जो आउटसाइडर्स को, परचेज कौन सी होगी? जो आउटसाइडर्स की। लेकिन क्या हो सकता है कि बिजनेस का कोई हिस्सा बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो और अपना कुछ रेवेन्यू एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कस्टमर से भी कमा रहा हो? पॉसिबल है। नंबर 2, पहली क्या है जी, मैंने कुछ हाईलाइट किया है यहाँ पर। पहला मेन एक डेफिनेशन का हिस्सा क्या? Number 2, sir, whose operating results are regularly reviewed by entity's chief operating decision maker. इस लाइन का मीनिंग ये है कि इस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस को मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस भी देती है। रेगुलरली इस कंपोनेंट के रिजल्ट्स को तो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जरा ब्रैकेट में देखना, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, सीओओ भी कहते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मीन्स उसे हाईएस्ट लेवल पे, बिजनेस के हाईएस्ट लेवल पे इस कंपोनेंट के रिजल्ट्स को रेगुलरली रिव्यू करके देखा जाता हो कि ये सेगमेंट कैसा जा रहा है। इट मींस अगर कोई इनसिग्निफिकेंट सा डिपार्टमेंट है जिसे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर साहब को इंपॉर्टेंस देने की को तैयार नहीं है, तो वो फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं। मतलब इस सेकंड पॉइंट का क्या मीनिंग है, इसका क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि यकीनन बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो कि उसके रिजल्ट्स को कौन देखता हो, मतलब हाईएस्ट लेवल पे देखा जा रहा हो, मैनेजर्स नहीं, कोई सिंपल सा डायरेक्टर नहीं, कौन देख रहा हो? स्टैंडर्ड के वर्ड में चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। और चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर्स कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है या चीफ ऑपरेटर, सी, ये सुना कभी लफ्ज सीए तो सुना होगा, नहीं सीएफओ छोड़ते हैं सर, वही सीएफओ सर आराम से किसी कमरे में बैठ कर डेबिट क्रेडिट कर रहा होगा। सीएफओ यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, सीएफओ अगर आप जैसा होगा तो शेयर होल्डर्स मजबूर हो जाएंगे कि आपका डेजिग्नेशन बदल दें, सीईओ कर दें, तो सीएफओ कम सीईओ। लेकिन सीईओ वैसे कौन होता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शायद फाइनल अथॉरिटी। ठीक है सर, तो ठीक है, सीएफओ अगर आप होंगे तो इंशाल्लाह पहुंच जाना सर।
अब जरा ब्रैकेट छोड़ के सेंटेंस पूरा करना। Those operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses उसको क्या देना है, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या था मेन, बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो। नंबर 2, उसके रिजल्ट्स जो है वो रेगुलर रिव्यू किए जा रहे हो, एंड फॉर विच डिस्क्रीट का मीनिंग होता है अलग, और उसकी अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सेपरेट। अब इसकी क्या जरूरत है, थर्ड लाइन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी आप डिस्क्लोजर दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं करते कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस कौन से हैं, फार्मास्यूटिकल के कौन से हैं, केमिकल्स के कौन से हैं। सेल भी इकट्ठी रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, परचेजेस एक्सपेंसेस भी इकट्ठे रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, अलग-अलग डाटा ही अवेलेबल नहीं है। और अगर अलग-अलग डाटा ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकेंगे, आप स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और फिर डेफिनेटली ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कब दे सकेंगे हम, जब डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो कौन सी 3 चीजें अगर हो जाएं तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन गया। एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटी, एक ऐसा कंपोनेंट जो बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज हो, जिसके रिजल्ट रिव्यू हो और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबल हो। अगर ये तीनों हो जाए, एंड अभी अगर तीनों हो जाए तो क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएगा। अब डेफिनेटली डेफिनेशन को रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, स्टैंडर्ड्स में लिखी होगी, लेकिन थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर एक मेजर हेड के सब हेड्स को भी हम ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट यानी कि अगर सपोज केमिकल है तो एक फार्मास्यूटिकल केमिकल अलग बन रहा है और ये दूसरा जी जिसके जितने हिस्से इसके कर सकते हैं आप, लेकिन उसका मसला फिर वही है कि क्या हर हिस्से को चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर देख रहा, अगर देख रहा तो वो सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है फार्मास्यूटिकल्स में आपने अलग डिवीजन्स की हो, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स की मेडिसिन का अलग कोई डिपार्टमेंट बना हुआ, और हार्ट पेशेंट्स फॉर एग्जांपल अलग, कोरोना पेशेंट्स अलग, तो ये 10 सब डिवीजन हो जाएंगे। तो अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर्स जो है वो इस डिपार्टमेंट को अलग, इसको अलग कंसिडर करते हैं और इनकी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये और सेगमेंट्स बन जाएंगे। तो ये कोई जरूरत नहीं कि 3 हो, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप ये कोई यूनिलीवर टाइप नेस्ले के प्रोडक्ट्स होते हैं तो इनकी तो मेरा प्रोडक्ट्स ही गिनने में ना है, वो सर्फ से शुरू होकर पता नहीं कहाँ तक गिन जाती, वो सारी प्रोडक्ट्स ही। तो आइडियली क्या हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रहती नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन फिर अभी आगे जाके ये भी आएगा कि आखिर कितनी की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। ये ना हो कि फाइनेंशियल, ये जो मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखाई है ये इतनी हो रही और शेयर होल्डर से कहा आप पढ़ के दिखाओ, वो यूजलेस भी हो रही है। इन्फॉर्मेशन की एक लिमिट होनी चाहिए, टू मच इन्फॉर्मेशन भी शायद इंसान देख के साइड पर रखता है। तो वो भी आएगा कि मैक्सिमम लिमिट भी इसकी 10 होनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि आप सेगमेंट ज्यादा, तो फिर जो छोटे छोटे उनको इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन बस इतनी को कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके, तो उसे पढ़ा भी जा सके। ठीक है, लेकिन बहरहाल हर वो कंपोनेंट जो 3 पॉइंट्स पे जिस पे अप्लाई हो जाएंगे, हर उस कंपोनेंट जिस पे ये 3 पॉइंट्स अप्लाई हो जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएगा। एक 2 लाइन आखिरी में और जरा बीच में शामिल करना, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। सर अगर कोई इनर हाउस रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट हो और वो ठीक है, हो सकता है वो भी, उसका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका सारा रेवेन्यू इंटरनल होगा, तो वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और रेगुलरली बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हो सकता है उसका सारा रेवेन्यू इंटरनल हो, तो ये तो कंडीशन ही कि एक्सटर्नल रेवेन्यू हो सकता है। आप अपना रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं तो वो भी आपका सेगमेंट है। नॉट एवरी पार्ट ऑफ द एंटिटी इज नेसेसरी इन ऑपरेटिंग सेगमेंट, लेकिन इस बात का ये भी मतलब नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि बिजनेस का हर हिस्सा ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में अब रेवेन्यूज नहीं होंगे, इसमें तो बिजनेस एक्टिविटीज है सर, लेकिन बाहर बिजनेस मैनेज जरूर किया जा रहा होगा। या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहां क्या हो रहा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट। फॉर एग्जांपल मेडिसिन कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नहीं प्रोडक्ट्स बनाने के फार्मूलास डेवलप हो रहे हो, तो वहां अब हो सकता है वहां रेवेन्यू जनरेट ना हो, उन्होंने क्या करना बेचारों ने,
सारा साल एक्सपेरिमेंट्स करके फार्मूलाज जनरेट करने हैं, तो वहां तो बस फार्मूला उसकी बेस पे प्रोडक्शन होनी है। और ये भी हो सकता है कि सारा साल रिसर्च करते रहे और कोई रिजल्ट ना निकले रिसर्च का, रिसर्च अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल। तो ये भी बिजनेस के हिस्से हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं, इनका रेवेन्यू नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं। ऊपर जो रेवेन्यू पड़ा ना ए में, वो कोई जरूरी नहीं एक्सटर्नल ही हो, वो इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? देख लें फर्स्ट पेज जरा एक दफा बार, कोई कंफ्यूजन किस जगह? बहरहाल अभी बातें चला और खुल जाएंगे, अभी जहां तक बात हुई है बस वहां तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? देन वर्ड आ गया सर आगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट। पिछले पेज पे क्या पढ़ा जी वर्ड? क्या हर ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है? अब यहाँ रिपोर्टेबल सेगमेंट, यहाँ भी डिस्कस होगा, हर ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से जो रिपोर्टेबल सेगमेंट बनेंगे उनकी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देनी। ठीक है सर, तब हम कहाँ पहुंच गए कि डिस्क्लोज किन के देने। तब स्टैंडर्ड में बताया जा रहा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से। An entity shall report separately information about an operating segment that meets any of the following quantitative thresholds, limits, quantitative limits है ये, threshold means limit। अब वो क्या है वो भी नीचे पढ़ते हैं, ब्रैकेट पढ़ना है। मटेरियलिटी लेवल सॉर्ट ऑफ इतना मटेरियल होगा। नहीं मतलब वो तो मैं बताता हूँ, वो तो हम स्टैंडर्ड्स में हमारे बुजुर्गों ने डिफाइन किया हुआ है। बात इस वक्त क्या होने लगी, वो जरा ब्रैकेट में फाइनल करें। हर ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। अब हम करने क्या लगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में रिपोर्टेबल कौन से होंगे उनके लिए एक स्टैंडर्ड में क्राइटेरिया दिया, कुछ लिमिट्स दी, एक 10% सॉरी है शायद, कंसंट्रेट करना जरा। ये क्लियर हो गया? क्या पढ़ने लगे, क्या पढ़ने लगे अपने बताओ। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल कौन सा, मींस टू से रिपोर्टेबल मींस जिनके डिस्क्लोजर है। तो नंबर ए, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग कौन कौन सा, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, इंटर सेगमेंट सेल्स और ट्रांसफर्स, कौन कौन सा मिला के, एक्सटर्नल इंटरनल मिला के, इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू, कौन कौन सा मिला के, सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू मिला के पहले टोटल कर लेंगे, और फिर जिस जिस ऑपरेटिंग सेगमेंट का रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल अपना अपना मिला के 10% या उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। क्या चीज किससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर किसी सेगमेंट का अपना रेवेन्यू 10% या 10% ज्यादा हो जाए टोटल के कंपैरिजन में, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू क्राइटेरिया। ये तीनों जरूरी नहीं है, नीचे तीन आएंगे, ए बी और नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर इधर सी है, ये तीनों जरूरी हैं। ऊपर जरा दोबारा सेकंड लाइन, एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये और भी है बी के बाद, ये तीनों जरूरी हैं, ये तीनों में से कोई एक भी हो जाए। तो पहला क्या है अपने लफ्जों में, नंबर 2 एब्सोल्यूट अमाउंट इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब एब्सोल्यूट में मीनिंग बताता हूँ, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस is 10% or more of the greater of, अब पहले ग्रेटर जरा समझ, combined reported profit of all operating segments that didn't report a loss। पहला स्टेप क्या करना, वो सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जिनका प्रॉफिट आ रहा है उनको इकट्ठा कर लेना, किनको एक्सक्लूड करके, जिनमें लॉस है। एंड नंबर 2
combined reported loss of all operating segments that report a loss means किन किन को अलग-अलग करना है? प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स अलग हो गए और लॉस मेकिंग अलग हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट भी आ जाएगा, कंबाइंड लॉस भी आ जाएगा। इसमें से क्या उठाना है फिर? ग्रेटर प्रॉफिट उठाना है, लॉस उठाना है? किस किस में से? तो 1 और 2 पहले फाइनल करना। 1 के टोटल प्रॉफिट उठा लेना, सबका इकट्ठा कर लेना जिनमें लॉस नहीं है, फिर जिनमें लॉस है उनका लॉस अलग करना। इसमें से उठाना क्या? जो ग्रेटर हो, और फिर उस ग्रेटर का क्या करना है? फिर जिस कंपोनेंट का रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस 10% ऑफ द ग्रेटर होगा, 10% या उससे ज्यादा ऑफ द ग्रेटर होगा, वो क्या बनेगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। मींस फॉर एग्जांपल अगर किसी का रेवेन्यू 10% से ज्यादा नहीं है लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस 10% ऑफ द ग्रेटर हो गया, तो इवन देन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। अब ये जो सारा कुछ बी में लिखा हुआ है, शायद एक आसान सी ब्रैकेट मैंने कोशिश की बनाने की, लेकिन जरा बात बन जाएगी मींस वाला, जरा पता। द अबव थ्रेशोल्ड शुड बी 10% ऑफ प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर। लेकिन एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये सही है वो ना काट दें। 10% of which profit? देख लेते हैं सर, इसके एग्जांपल आ गई सर, ये भी हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए सर, इमीडिएटली इसके नीचे लिखा है, एक और क्वेश्चन है सर, और सारे सवाल साथ छोड़ दें सर, पहले एक छोटा सवाल एड्रेस हो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी कौन सी होती है? कौन सी कंपनी कोटेड होती है? विद 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं जी 5, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट रिपोर्ट हो रहा है 1 2 4 5 में। इनका टोटल क्या हो गया? ये 1 हो गया, ऊपर डी में 1 आ गया, ऊपर देखते हैं ना सर। किसका लॉस है? डिवीजन 3 का। अगर किसी और का भी लॉस होता तो वो भी प्लस हो जाता है, लेकिन ये इस वक्त 40 क्या बन गया? 0.2 हो गया, बी का 2 हो गया। इसमें से उठाऊं किसे? ग्रेटर बता दें क्या? 110 कर लिया, ठीक है 110। अब कंसंट्रेट करें जरा, अब क्या देखना है इस 110 के साथ? ठीक है वो 10% अगर आपने सॉल्व करना, लेकिन साथ इस तरह भी देखा जा सकता है। अब डिवीजन 1 फाइनल करें। डिवीजन 1 का प्रॉफिट कितना? 10। क्या वो 10% है? अब 10% कितना बनेगा? चलो 10% सॉल्व कर लेते हैं। 11। क्या ये 11? अब ये लिमिट है, ये लिमिट है। डिवीजन 1 देखें, क्या डिवीजन 1 इस क्राइटेरिया की बेस पे रिपोर्टेबल सेगमेंट है? डिवीजन 2 है, डिवीजन 3 है, वो कैसे? उसका तो लॉस है। यहाँ अब लॉस प्रॉफिट नहीं देखना, बी वाली लाइन पढ़ो पर। The absolute amount of its profit or loss is 10% or more of the greater। अब ग्रेटर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अब सिर्फ 10% के साथ देखना। समझ आ रही है प्लीज बात? 40 क्या 10% ऑफ द ग्रेटर है? क्या ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है? 35 है, 40 है। यार 110 इतना बड़ा आपने कह दिया सारे यस है, यस कैसे? 110 देखना है या फिर 10% देखना है? तो किसको असल में देखा हमने? दोबारा फाइनल करते हैं। 11 की बेस पे 1 क्यों नहीं है? 10% से कम है, तो क्या डिवीजन 2 3 4 और 5 चारों रिपोर्टेबल है? पांचों या चारों? नीचे इसका आंसर देखो। ये थ्रेशोल्ड एक वर्ड आ रहा है, वो समझ आ रहा है? एक लिमिट को कहते हैं। तो 10% लिमिट है, एक रेवेन्यू की लिमिट है, फिर प्रॉफिट या लॉस की लिमिट है, और एक लिमिट और है। लेकिन तीनों जरूरी है, तीनों अप्लाई होना जरूरी नहीं है। कौन सी बस अप्लाई हो जाए तो काफी है, कोई भी एक।
तो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, अलग अलग है, नेट नहीं है। एब्सोल्यूट सिंपली मींस इट्स रिपोर्टेड। अब कंपोनेंट की बात, किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट का अगर अपना प्रॉफिट या लॉस 10% ऑफ द ग्रेटर है, तो ग्रेटर अब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो फिर अब मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट या लॉस जो भी टोटल हुआ था उसका जो ग्रेटर बन गया वो सिलेक्ट हो गया। तो 110 जब अब सिलेक्ट हो गया, अब ये इररिलेवेंट है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। अब क्या देखना, सेगमेंट्स का अपना प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो 10% या उससे ज्यादा है तो फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक हो गया? तो 1 और 2 क्या है, बी में 1 और 2 क्या, 1 क्या प्रॉफिट इकट्ठा कर लें, किन का, सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जिनमें प्रॉफिट है, लॉस वाले छोड़ के। नंबर 2 में क्या ढूंढना, सबका लॉस इकट्ठा करना, जिनका लॉस उनको इकट्ठा करना, मींस उसे 110 एंड 40, अब ये अलग हो गया। देन इनमें से क्या हुआ, एक हायर सिलेक्ट हो गया। अब हायर सिलेक्ट हो गया, जब हायर सिलेक्ट हो गया फिर आप क्या देखना, इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स देखने, और अगर उनका प्रॉफिट या लॉस 10% ऑफ द ग्रेटर, 10% या उस ज्यादा उसके ग्रेटर से है, 10% मोर ऑफ द ग्रेटर है, तो देन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब ठीक है प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? जी उसके बाद आ जाए थर्ड क्राइटेरिया। कौन से दो हो गए, रिपोर्टेड रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट लॉस के बेस पे हो गया, आखिरी आ गया एसेट्स का। इट्स आ रहा है बार बार, इट्स किसको क्या आ रहा है, मतलब किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट की बात हो रही, उसका अगर उसके एसेट्स 10% या ज्यादा है, कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, तब भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा, चाहे रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो, चाहे इवन प्रॉफिट वाला भी ना हो। ये सारे जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट और ढूंढना जरा, कहीं बी के एंड में लिखा हुआ था, बी के 2 के बाद और, या क्या हो जाए, या क्या हो जाए, या क्या हो जाए, या रेवेन्यू 10% से ज्यादा हो जाए, या प्रॉफिट ऑफ लॉस 10% ऑफ द ग्रेटर से ज्यादा हो जाए, या एसेट्स 10% या 10% ऑफ द एसेट्स से ज्यादा हो जाए, 10% या उससे ज्यादा। अच्छा, यहाँ कोई लाइबिलिटीज वाला क्राइटेरिया नहीं है तो अपना कोई नहीं बनाना। देन एक जरा आखिरी पैराग्राफ शामिल करें, फिर एग्जांपल्स करते हैं। देन एक आ रहा है 75% रूल। 75% रूल से पहले जरा अपने जहन में दो हेडिंग्स अलग-अलग करना है। एक थी ऑपरेटिंग सेगमेंट की हेडिंग, ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या जरूरी है कि सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाए? सारे जरूरी नहीं, हो सकता है सारे ही बन जाए, लेकिन हो सकता है कुछ रह भी जाए। किसी का रेवेन्यू 5% है, 10% से कम है, प्रॉफिट लॉस भी 10% से कम है, एसेट्स भी 10% से कम है, तो हो सकता है कुछ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्टेबल ना बन सके इस क्राइटेरिया की वजह से। तो देन अपने आखिरी काम ये करना, इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, अब गेम सिर्फ यहाँ एक्सटर्नल रेवेन्यू की रहेगी, ऊपर जो क्राइटेरिया उसमें इंटरनल भी था एक्सटर्नल भी था, लास्ट में क्या करना आपने, इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, पहले यहां तक जरा सिंपल ट्रांसलेशन करें। अब यहाँ सिर्फ किन सेगमेंट्स की बात हो रही है, अगर रिपोर्टेबल स्टैंडर्ड्स का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज एक्सटर्नल रेवेन्यू हो। ट्रांसलेशन, इतने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं 10% रूल की वजह से, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू आप इकट्ठा करेंगे, उसका सम कर लेंगे और इसको फिर बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे। अब सिर्फ बात किसकी हो रही है, एक्सटर्नल की। और अगर वो टोटल ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 75% से कम हुआ तो क्या होगा, additional operating segments shall be identified as reportable segments even if they do not meet the above quantitative threshold until at least 75% of the entity's external revenue is
फॉर एग्जाम्पल आपने जब टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स प्लस किया और एंटिटी के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से कंपेयर किया तो आंसर आपका 70% आ गया, 70% आ गया। तो देन स्टैंडर्ड की एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि अब आपने कुछ और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाना है, चाहे 10% थ्रेशोल्ड मीट ना भी हो रहा हो, और टोटल कम से कम कितना करना है, 75% कम से कम होना चाहिए एक्सटर्नल रेवेन्यू। मतलब इसका ये है कि बिजनेस का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसका कम से कम 75% यूजर्स को ऑपरेटिंग सेगमेंट की इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर तो 10% क्राइटेरिया से जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्टेबल बने हैं उनका टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 75% से एक्सीड हो जाए तो फिर तो इस स्टोरी की कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्या किस से कम हो जाए, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू की अमाउंट बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से 75% से कम है, तो अब आपने कुछ और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाना है, यहां तक कि 75% रूल भी अप्लाई हो जाए। कैसे हो जाए, नेक्स्ट पेज का। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बात फॉलो की है, बाकी अभी एग्जांपल में करता हूँ। These reportable segments. A listed company reports 6 different types of businesses to its chief executive. Are these operating segments? Based on this information, in the most recent financial year, the revenue of these 6 operations, including those to internal customers, are as follows. अब जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो काइंडली साथ साथ जो पिछले पेज पर पढ़ा है कुछ ना कुछ ध्यान में लाइए। बिजनेस टाइप ABCDEF, इंटरनल रेवेन्यू भी है, एक्सटर्नल रेवेन्यू भी है और टोटल रेवेन्यू भी है। जी सर, पिछला पेज जरा देखना। ए रिपोर्टेड रेवेन्यू, पढ़ ले जरा दोबारा। यहां वर्किंग करते हुए किसको बेस बनाना, किसको बेस बनाना सर? तो नेक्स्ट पेज पे आकर देखें, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही सर। अब डेटा बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे आपका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करना है। 100 का 10%, 10। अब ये 10 थ्रेशोल्ड है, 10 मिलियन रेवेन्यू। इसको इस स्टेज पे किससे कंपेयर करना है? मतलब अब इस वक्त मैं कौन से फिगर्स ऑफ ए फॉर एग्जांपल देखूं, इंटरनल देखूं, एक्सटर्नल देखूं या टोटल देखूं? तो एज टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटरनल एक्सटर्नल इज 40%। क्या ये रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल है बी, सी, डी? मेरा ख्याल है 10% और मोर है। 10% से ज्यादा या 10% या उससे ज्यादा, तो डी भी बन जाएगा शायद। डी बन जाएगा सर, डी बन गया। ई और एफ क्यों नहीं बन सके? ठीक है जी। ए, बी, सी और डी बेस्ड ऑन रेवेन्यू क्राइटेरिया रिपोर्टेबल बन गए हैं। अच्छा, डेफिनेटली ई और एफ हमारे पास अब अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर प्रॉफिट्स और लॉसेस की इंफॉर्मेशन होती या एसेट्स की इंफॉर्मेशन होती तो शायद वो उस क्राइटेरिया से बन जाते, लेकिन एज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इसकी बेस पे कौन कौन से बने? ABCD। और ये भी क्लियर रखें, क्या ABCD के लिए बाकी क्राइटेरियाज मीट करना भी जरूरी है? रेवेन्यू का अगर हो गया तो बाकी चाहे ना भी मीट हो, लेकिन हो सकता है ई और एफ दूसरे क्राइटेरियाज की वजह से रिपोर्टेबल बन जाते, लेकिन उसकी बेटा भी इंफॉर्मेशन नहीं। यहाँ तक ठीक है?
कोई भी पहले कर सकते हैं, जी सर, कोई भी कर सकते हैं पहले का, यानी कि बाकी जी सर जी, वो आपकी चॉइस है, तो जौन सा मर्जी रूल पहले अप्लाई करें। सवाल तो अब आया ना बेटा, बेटा इसमें ना किया करें कांडी, अगर रेवेन्यू से गिवन हो बेटा प्लीज खुदा के लिए ऐसे ना करें, इंशाल्लाह सवाल होगा, प्लीज इंशाल्लाह सवाल मौजूद होगा, हमारा काम जवाब बनाना है। जी सर जी, अब यहां तक हमने ए बी और सी और डी, ए बी सी एंड डी को रिपोर्टेबल कह दिया। अब पिछले पेज पे एक मिनट जाए, 75% रूल अप्लाई होना, 75% रूल अब अप्लाई होना है। कैसे? इंडिविजुअली आपने पढ़ लेना, जरा पहले एक नजर दोबारा पढ़ लो। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय reportable segment constitutes less than 75, इस वक्त हमने सिर्फ क्या देखना है, एक्सटर्नल रेवेन्यू को कंपेयर करना, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल से, किसके एक्सटर्नल को किसके एक्सटर्नल से, सिर्फ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू को एंटिटी एज अ होल के एक्सटर्नल रेवेन्यू से कंपेयर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज। जी सर, रिपोर्टेबल हो गए ABCD, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू कैलकुलेटर उठाया, 83 है या हम ऐसे टोटल कर रहे हैं, 83 क्या है, एंटिटी का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये तो ABCDEF मिला के हमने किसका सम करना है, 40 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू दबाएं 71, ये तो मैच नहीं हुआ, 71 बना है तो हमने तो 75 बनाना था, ये मिलियन रुपीस बने, हमने क्या करना है, सम क्या बना जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता देना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें, 40 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 6 71, डन है प्लीज, डिवाइडेड बाय किस रेवेन्यू को किस रेवेन्यू से कंपेयर किए, छोटी सी वर्किंग अपने हाथ से करना साहब, approximately 85 point something. Revenue of the external revenue of the reportable segments divided by external revenue of the business to get the percentage of external revenue of the operating of the reportable segments. ये कितने परसेंट होगी, ये approximately 85.5, क्या चीज किसका 85.5%, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू बिजनेस के टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 85.5% है। क्या ई और एफ को रिपोर्टेबल बनाने की कोशिश करें, जरूरत नहीं है, कब जरूरत पड़ेगी, अगर ये 75% से आंसर कम आता तो इवन दो के 10% रूल अप्लाई नहीं हो रहा, हम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बनाते रहेंगे जहां तक के 75% रूल अप्लाई ना हो जाए। एक ना इसका आंसर पढ़ लीजिए, छोटा रेवेन्यू ऐड करेंगे लाइक 5 से, अगर हमारा वो 75 टच हो जाएगा, या फिर हम जो पहले सर इंशाल्लाह वही करेंगे जो करना चाहिए, वो वही करेंगे जो करना चाहिए। जी सर, वो क्या वो भी हो सकता है, तो इस पे क्या एतराज है, मैंने कब कहा है वो नहीं हो सकता। एक ना इसका आंसर देख लीजिए, उसमें राइट साइड पे भी और उसके नीचे भी एक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ना। बहुत अरसे बाद दो इकट्ठे दोस्त बैठे हैं, अल्लाह रहम ही करे, अलग-अलग बैठते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सही काम चल रहा था, अब ये लगता है कि दो जीनियसेस के जहन प्लस हो गए और इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, मुझे लगा यकीनन हो सकता है सर, मैंने कब कहा नहीं हो सकता, ये इत्तेफाक मेरे ख्याल F1 के बाद आज पहली दफा हुआ है, F2 में शायद। एक बार पढ़ लीजिएगा सर, मैं आई एम वेटिंग फ्रॉम साइड, जो ऑनलाइन सोर्स की कोई कंफ्यूजन है कि
ठीक है सर, फिर कोई कंफ्यूजन? लास्ट पैराग्राफ एक लिखा हुआ उसकी बजाय मेरा ख्याल है पहले जरा नेक्स्ट पेज पे आके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरा 2-3 करो। और इस वक्त हमारा सिर्फ फोकस ये है कि जरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर इनको सॉल्व कैसे करना है, किस फॉर्मेट पे करना है, इस चक्कर में भी ना पड़ जाएगा। सिंपली जो बात हो रही है उसको जिस तरह मर्जी हम लिख लें, वो इशू नहीं है इस वक्त, सिर्फ समझने की बात है। ये चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। A listed company has different operating segments which are listed as under along with other information. Operating segments A, B, C, D, E, F, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू भी दिया और इंटरनल भी दिया। ये इंटरनल क्लियर है? ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल सी डी ई एफ का नहीं, प्रॉफिट लॉस दिया, एसेट्स का सम दिया, क्या करें? ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बताने हैं। ये पहला काम नहीं सर, नहीं नहीं, नो 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 नो। इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू अब जमा करना पड़ना है, करना पड़ना है, करना पड़ना है। कोई नहीं, लिस्ट बनवा जैसे बोलो। ये 110 प्लस 120, ठीक है जी, ठीक है सर। 65 प्लस 130, क्या किया ये मैंने? इसको कंबाइन कर दिया सर। सी का टोटल 70 ही क्यों है, और 30 ही क्यों है, 55 एंड 85। टोटल कर लें इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू। वन 1065। रेवेन्यू का जो 10% जब अप्लाई करना है तो उस वक्त आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंसिडर करने हैं, दोनों कंसिडर कर। तो 1065, ठीक है, ठीक है सर, इंटू 10%, 106.5। अब ये लिमिट है, थ्रेशोल्ड। डिसीजन लें इस 10% की बेस पे। ए रिपोर्टेबल हो गया, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर ए, ठीक है, बोल दें आगे। बी, सी, डी, ई, एफ, वजह। लेकिन यहाँ ये कहना कि अब सी, ई और एफ रिपोर्टेबल नहीं है, अभी प्री मेच्योर। इस क्राइटेरिया की वजह से तो ए बी डी बन गए हैं, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन कब ड्रॉ होगी, जब सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया भी मीट हो। ये ठीक है यहाँ तक? ओके। ये प्रॉफिट अलग करना है, लॉस अलग करना है, शायद हुआ हुआ है। ये फर्स्ट फाइनल है सर। सेकंड क्राइटेरिया 93 और 22 नेगेटिव टोटल हुआ हुआ है, ना हुआ तो आपने करना है।
हायर बता दें। 93 हायर बना इंटू 10% हो गया 9.3। 9.3 लिमिट है। अब क्या देखें, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर reportable segments are काइंडली लिख के करें। एग्जामिनर तक कराची आपकी आवाज पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाना। बेटा ये कौन सी साइंस है, पहले एसेट्स करने में आसान है, कोई बताए सी क्या कौन सी बात आ गई, जो मुश्किल है वो पहले करें ताकि वो आसान हो जाए। कोई बताए इसमें अल्लाह माफ करे क्या मसला, आप लोगों के लिए क्या इशू है, इस तरह की बात चले मैं करूँ तो अच्छा भी लगता। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर, अच्छा डेफिनेटली बेटा एक सेकंड यहाँ रुकेगा। ए ठीक है जी, ए ठीक है सर, लेकिन अभी कुछ जरूरी नहीं है कि ए हम दोबारा लिखें। ए रिपोर्टेबल बन चुका है फर्स्ट क्राइटेरिया से, तो ठीक है वो दोबारा अगर हो भी जाएगा तो मैटर नहीं करता, तीनों अप्लाई होना जरूरी नहीं है। तो ठीक है ए बन रहा है, लेकिन असल फोकस क्या करना है कि क्या उनमें से तो नहीं कोई और बन रहा है जो पहले नहीं बन सके थे। समझ आया मेरा वर्ड्स? तो ठीक है ए लिख लेते हैं हम, लेकिन ये भी क्लियर रहना चाहिए तीनों मीट होना जरूरी नहीं जी। क्या ए है वैसे, बी बताएं। तो अभी इस वक्त रेलिवेंट है कि लॉस था या प्रॉफिट था, जो भी हायर सिलेक्ट हो गया उससे कंपेयर होना। सी बन गया है, डी है भी था भी, ई न था न है, एफ हो गया। यहां तक कौन कौन से फाइनल हो गए हैं, ए बी सी डी और एफ। क्या ई भी रिपोर्टेबल है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक थर्ड क्राइटेरिया है। तो अब उसका मकसद शायद सिर्फ क्या है कि ई भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। कौन कौन से अब बन चुके हैं, दाने से एसेट्स का टोटल हो गया है 7205 का 10% कर दें 720.5। जानने से बड़ा कर रहे हैं साथ साथ करें जी फाइनल आप। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर ए बी सी डी ई एफ, लेकिन जिस नए ने बन सकता था बनना था वो शायद नहीं बना। अब बेटा ये इसलिए नहीं है कि ना उसका रेवेन्यू 10% से ज्यादा है, ना उसका प्रॉफिट और लॉस 10% या उससे ज्यादा है, और ना उसके एसेट्स 10% या उससे ज्यादा है। ठीक है सर, यहां तक की कंक्लूजन क्या है जी, कंक्लूजन यहां तक की ये है ए बी सी डी एफ आर रिपोर्टेबल। इकट्ठे हो जाओ यहाँ, ये आप लिख रहे हैं आपको पता, ये हमारे पे इल्जाम है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इस पे। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। ई क्यों क्यों नहीं बन सका, नॉट 10% ऑफ रेवेन्यू, नॉट 10% ऑफ प्रॉफिट और लॉस विच एवर वॉज ग्रेटर, और ना ही 10% ऑफ एसेट। क्या बात यहां खत्म हो गई? अब क्या कंपेयर करना है, 75% रूल अप्लाई करना है, तो हेडिंग लिखें 75% रूल। ओवरऑल रिप्रेजेंट हो रहे हैं चाहे किसी ए बी सी डी की वजह, ए बी सी की वजह से, वो देखना यहाँ पे जो पहला रेवेन्यू की वजह से
रिप्रेजेंट होते हैं फिर उनको add सर ये एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो आइडेंटिफाई हो गए ए बी सी डी एफ, इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू उठाना, उसका टोटल करना। जैसे कुछ तो एसेट की वजह से भी सर इसी वजह से बने ये रेलेवेंट है। 75% रूल सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू के बेस पे, रिपोर्ट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एक्सटर्नल रेवेन्यू के बेस पे। तो ये रेलेवेंट नहीं है कि वो किस क्राइटेरिया की वजह से बने, क्राइटेरिया यहाँ खत्म हो गए। अब 75% रूल इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्सटर्नल रेवेन्यूज। किस किस के एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक मिनट करवा दीजिएगा कैंडिडेट। एक्सटर्नल रेवेन्यूज बेटा देखने, एक एक्सटर्नल रेवेन्यू जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ देखना, 120 प्लस 130 प्लस 70 प्लस 430 प्लस 55, कर दें क्या फर्क पड़ता है, ना करें बड़ा फर्क पड़ता है। किसके उठाने एक्सटर्नल, 55 की नहीं उठाया क्योंकि अभी तक वो रिपोर्टेबल नहीं है। सम करें 835 डिवाइडेड बाय 890, इस स्टेज पे सिर्फ एक्सटर्नल देखो इनटू 100, 93.82% मींस देयर इज नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि ई को भी रिपोर्टेबल बनाया जाए या ना। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा रूल अप्लाइड है, 75% रूल अप्लाइड है। समझ आ गया प्लीज कैसे अप्लाई हुआ है, किसको किससे कंपेयर करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल मिलता जुलता सॉरी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए जरा। डायमंड लिमिटेड है कि a listed company has 6 operating segments. These segments do not have similar economic characteristics. ये सेंटेंस इंशाल्लाह भी आगे आ जाएगा। अगर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो शायद इकट्ठा भी किया जा सकता है। तो इस वक्त तक हमने नहीं पढ़ा, तो इसको डेफिनेटली इस वक्त ये सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो भी नहीं कर रहा है, तो सिंपली अपने अलग-अलग सोचो। Following segment wise information is available. Segment A, B, C, D, E, external, internal, total, profit or loss, total assets. करना क्या हमने, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना है विद ब्रीफ जस्टिफिकेशंस। तो आज जरा तो जस्टिफिकेशंस भी लिख लेंगे। शुरू करें, ये कर लिख के गिरेगा। हाँ जी, एक मिनट फिगर्स हैं सॉल्व। डेफिनेटली शॉर्टकट्स पॉसिबल है, लेकिन इस वक्त शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, पहले जरा सही कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जी सर शुरू करें। नंबर 1 10% रेवेन्यू, शायद टोटल्स हैं, इंटर सेगमेंट टोटल्स अवेलेबल हैं 317500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 31750। ठीक है सर, जी यहां से कौन सा रिपोर्टेबल बना, ए सर, वो पिछले दफा बना था। कौन सा कॉलम देख रहे हैं इस वक्त हम, थर्ड वाला। इस क्राइटेरिया से बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दो, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर ए बी, बी है, सी डी एफ, टोटल तो है, टोटल भी तो है, बी से जी। ओके जी बी। नंबर 2 सेकंड रूल क्या है जी,
10% प्रॉफिट और लॉस, whichever is higher. जी सर, अलग अलग करना पड़ना, प्रॉफिट लॉसेस अलग करें। 19,000 जमा 2,300 जमा 2,900। अब नीचे वाला नहीं करने शुरू करेगा, टोटल भी है 12,800 नेट हुआ शायद। नेट करना है या अलग अलग करना है, और लॉसेस को अलग करना है। 1,800 12,000 23,200। बताइए आंसर। 24,200 है जी, 37। तो प्रॉफिट्स हैं जिनके उनको अलग, और जिनके लॉसेस हैं उनको अलग है। एक मिनट, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। और नौजवान जज्बाती हो गए हैं टोटल देखते। हायर अप उठाना है सर यहाँ से। जब आपने हायर अप उठा लिया तो अभी इररिलेवेंट हो गया ये प्रॉफिट या लॉस है। अब इसका मल्टीप्लाइड बाय 10% किया, ये बन गया 3,700। डन हो गया 3,700 डन है सर जी। ए ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना आंसर भेजें। हमारा ये ऐप कहाँ से देख लिए? BCD डन है सर, BCD डन। एडिशनल सेट COD बने। बी तो किस क्राइटेरिया से बन गया था? रेवेन्यू के क्राइटेरिया से ऑलरेडी बन गया हुआ था। एडिशनली इस वर्किंग से और कौन से आइडेंटिफाई हुए हैं? C and D भी आइडेंटिफाई हुए। ठीक है बेटा हमारा साहब एफ जाने दें यार। 3,700 गौर से देखें। B C and D 1,800 2,300 और 2,900 है। और बेटा जाने दें, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, टोटल एफ समझ रहे थे, ये हुई ना बात। यही तो मैं बार बार प्लीज कह रहा हूँ, ये टोटल्स हुए हैं। ये कौन से सेगमेंट की फिगर्स लास्ट लाइन में? ये टोटल्स हैं बेटा। ये नंबर 3 10% of assets, 10% of assets. What is the sum of assets? 88,400 into 10%, 88,840। करें जी फाइनल। ये हमारा सब आंसर भेजें। A B C D E F कंक्लूड करें यहाँ तक। नहीं कौन कौन से फाइनल हो गए यहाँ तक? B C D F। B C D F are reportable segments. डन है सर। 75% रूल अप्लाई करें, इंडिविजुअली कर लें जरा।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करेंगे, फाइनल परसेंटेज भेजिएगा। करना क्या है, एक्सटर्नल रेवेन्यूज ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट की परसेंटेज टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू के साथ बनानी है। कर लें अप्लाई कर लें अप्लाई। बी का एक्सटर्नल रेवेन्यू 184 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000। ए और ई को कंसिडर ना करने की वजह यहां तक, क्योंकि वो किसी भी थ्रेशोल्ड की वजह से रिपोर्टेबल नहीं बन सके। सम हो गया 2,55,000 डिवाइडेड बाय 278,000 into 100 91.73%, which means ए और ई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रही। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? नोट कर लें, जरा बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया आपने? नहीं सर जी, इस तरह करिएगा, एक सेकंड जरा बोर्ड पे आपके पास मेरे ख्याल आंसर नहीं है, जिनके पास बुक है बुक में जरा आंसर ढूंढना इसका। पेज नंबर को 726 होना। मैंने आपके सामने इधर आंसर इसलिए शायद किया है कि एक्सप्लेनेशंस कुछ मांगी थी, तो टेब में राइट साइड पर नो यस 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 एक नजर एक्सप्लेनेशंस पढ़ने अपना जो अपनी वर्किंग की है। मतलब उसने पूछा है शायद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो फिर ब्रीफ कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन शायद, वैसे तो हमने वर्किंग कर दी सारी, लेकिन ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये फिर लिखनी चाहिए, उसने डिस्क्रिप्शन मांगी भी है, एक एक लाइन शायद होनी चाहिए, तो है तो शायद वही, अपने जरा वर्किंग के साथ जरा कंपेयर करें। बी क्यों नहीं हो सका, सॉरी ए फेल्स टू मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। बी क्यों हो गया, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो गया। सी क्यों हुआ, प्रॉफिट वाला सिर्फ मीट हुआ, ढूंढ ले जरा अपने पास। डी क्यों हुआ है, ये भी प्रॉफिट वाले क्राइटेरिया की वजह से हुआ है। ई क्यों नहीं हो सका, और एफ शायद एसेट्स की वजह से हुआ। ठीक है, चलें ये बहस इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। घर के लिए आज क्या क्या है, अल्लाह हाफिज़। नहीं मेरे ख्याल लेदर को टाइम रख लें तो 2 घंटे आराम से बैठ कल डिसाइड कर लेंगे टाइम, आप कोई अपना कन्वीनियंट टाइम निकाल लीजिए, हम पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।